है। यहाँ ऑटोमेटिक या स्वतः गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं है, मतलब कभी भी नहीं? सिवाय एक सिचुएशन के। अच्छा, और वो सिचुएशन क्या है? वो स्थिति है जब कोई संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस सीधे एक पुलिस अधिकारी की आंखों के सामने हो रहा हो। श्रोताओं की स्पष्टता के लिए मैं यहाँ बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब उन गंभीर अपराधों से है, जैसे कि हत्या हो गई, डकैती या अपहरण हो गया। हाँ बिल्कुल। इन मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी के लिए किसी मैजिस्ट्रेट से वारंट लेने की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर पुलिस के सामने ही कुछ ऐसा हो रहा है तो वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं? एकदम सही। लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब अपराध हो चुका है और पुलिस बाद में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वहाँ क्या नियम है? वहां ना सेक्शन 35 अपराधों को 2 हिस्सों में बांट देता है। पहला वो जिनमें सजा 7 साल से कम है। ओके, 7 साल से कम। हाँ, ऐसे मामलों में भले ही अपराध संज्ञेय हो, पुलिस अधिकारी बस एक शक के आधार पर जाकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। तो मतलब ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे तय किया कि चलो आज इस आदमी को उठा लेते हैं? हरगिज नहीं। 7 साल से कम सजा वाले मामलों में अरेस्ट करने से पहले जांच अधिकारी जो आयो होता है उसको लिखित में ये साबित करना होता है कि गिरफ्तारी वास्तव में जरूरी क्यों है। लिखित में मतलब कारण बताने पड़ते हैं? बिल्कुल। उसे बताना होगा कि क्या वो व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या क्या वो बाहर रहकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। गवाहों को डरा भी तो सकता है ना? हाँ, वो भी एक पॉइंट है। या फिर इस बात का डर है कि अगर उसे अरेस्ट नहीं किया तो वो कोर्ट में सुनवाई वाले दिन पेश ही नहीं होगा। अच्छा। तो जब तक अधिकारी इन सवालों के जवाब अपनी केस डायरी में ठोस कारणों के साथ दर्ज नहीं करता, वो गिरफ्तारी नहीं कर सकता। यार ये तो बहुत ही सख्त पैमाना है। मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो अरेस्ट करना किसी हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरने जैसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पर्ची कटाई और अंदर चले गए। हाँ बिल्कुल नहीं। ये तो एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट की तरह है। उस वॉल्ट के अंदर जाने के लिए पुलिस के पास एकदम सटीक चाबी होनी चाहिए, और वो चाबी है ये लिखित औचित्य, रिटन जस्टिफिकेशन। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। और मैं बताऊं, ये चाबी मांगने के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। वो क्या? हमारी अदालतों ने दशकों से ये देखा है कि पुलिस कई बार अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ डराने या दबाव बनाने के लिए करती थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला है वो एक लैंडमार्क गाइडलाइन बन गया। इस केस का बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग है। जहां तक मुझे याद है ये मामला मेनली सेक्शन 498A यानी जो दहेज प्रताड़ना वाले मामले होते हैं उसके मिसयूज से जुड़ा था। हाँ बिल्कुल। शिकायत मिलते ही पुलिस क्या करती थी कि पूरे परिवार को ही रूटीन तरीके से गिरफ्तार कर लेती थी। एग्जैक्टली। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी रूटीन गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस का डिफॉल्ट मोड या कह ले पहला कदम गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। मतलब रुको और देखो। हाँ, उन्होंने पुलिस के लिए एक 9 पॉइंट की चेकलिस्ट अनिवार्य कर दी। ओके, चेकलिस्ट। हाँ, तो जब पुलिस किसी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो मैजिस्ट्रेट उस चेकलिस्ट को देखकर ही तय करता है कि गिरफ्तारी कानूनन सही थी या ये सिर्फ पुलिस की मनमानी थी। तो ये तो बात हो गई 7 साल से कम सजा वाले अपराधों की। लेकिन अगर कोई क्राइम बहुत सीरियस है, जहां सजा 7 साल से ज्यादा है या उम्र कैद है, तब पुलिस के पास क्या ऑप्शन होते हैं? देखिए, वहां भी अंधाधुंध गिरफ्तारी की छूट नहीं है। अच्छा, वहां भी नहीं? नहीं, पुलिस के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यानी विश्वसनीय जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कानून का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू यहाँ पर यह है कि क्या? कि अगर पुलिस के पास विश्वसनीय जानकारी है लेकिन आयोग ये तय करता है कि वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा, तो उसे उस गिरफ्तारी न करने के कारण भी लिखित में दर्ज करने होते हैं। अरे वाह, ये तो एक तरह से धुधारी तलवार हो गई। बिल्कुल। मतलब अगर आपने गिरफ्तार किया तो कारण बताओ, और अगर छोड़ दिया, गिरफ्तार नहीं किया, तो भी कारण बताओ। हाँ, इससे ये सुनिश्चित होता है कि पुलिस किसी प्रभावशाली या रसूखदार इंसान को ऐसे ही चुपचाप छोड़ न दे। जवाबदेही हर कदम पर फिक्स की गई है। ये बहुत जरूरी भी है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि आयोग ने गिरफ्तारी का एक वैलिड रीजन खोज लिया और सारे रूल्स फॉलो करते हुए गिरफ्तारी का फैसला ले लिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद चुनौती आती है प्रोसेस की, प्रक्रिया की। क्योंकि किसी को फिजिकली कस्टडी में लेना ह्यूमन राइट्स के सबसे ज्यादा करीब का मामला है। सही बात है। और यहीं पर बीएनएसएस की धारा 2639 और 57 काम में आती हैं। इसके नियम कहते हैं कि अरेस्ट करने वाले ऑफिसर की पहचान, उसका नाम, उसका पद
एकदम स्पष्ट रूप से उसकी वर्दी पर दिखाई देना चाहिए। हाँ, और ये इसलिए है ताकि गुप्त रूप से या सादे कपड़ों में किसी को गायब कर देने जैसी घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल, कोई भी आके किसी को उठा ना ले। इसके साथ ही ना एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी का मेमो तैयार करना भी मस्ट है। मेमो। हाँ, ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी वाला कानूनी फॉर्म नहीं है, ये एक ढाल है। इस मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के साइन होने चाहिए और सबसे बड़ी बात, इसे किसी एक इंडिपेंडेंट गवाह द्वारा अटेस्ट किया जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट गवाह मतलब परिवार का कोई सदस्य हो सकता है? हाँ, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है या फिर उस लोकेलिटी का कोई सम्मानित नागरिक भी हो सकता है। ओके, तो इससे ये पक्का हो जाता है कि उस इंसान के हिरासत में होने का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन गया है, एक पेपर ट्रेल बन गई है। एग्जैक्टली। और पुलिस बाद में ये मुकर नहीं सकती कि ये आदमी तो हमारे पास था ही नहीं। सही कहा। इसके अलावा अरेस्टेड पर्सन को ये पूरा राइट है कि वो अपनी किसी रिश्तेदार या दोस्त को ये इन्फॉर्म करे कि उसे कहाँ रखा गया है। और वकीलों का क्या रोल होता है इस पॉइंट पे? सेक्शन 38 के तहत आरोपी को ये अधिकार है कि वो पूछताछ के दौरान अपने पसंद के एडवोकेट से मिल सके। लेकिन यहाँ एक पेच है ना? हाँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कानून ये भी कहता है कि वकील पूरी पूछताछ के दौरान लगातार आरोपी के साथ कमरे में मौजूद नहीं रह सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ये रूल इन्वेस्टिगेशन की प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब कैसे? देखिए, अगर वकील हर वक्त साथ बैठा रहेगा तो पुलिस के लिए सच्चाई उगलवाना या थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना वो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सही बात है। वो हर सवाल पर टोकेंगे। बिल्कुल। इसलिए एक बैलेंस बनाते हुए आरोपी को कानूनी सलाह लेने का राइट तो दिया गया है, लेकिन आयोग को अपनी पूछताछ बिना किसी बाहरी डिस्टर्बेंस के पूरी करने का स्पेस भी दिया गया है। गॉट इट। अच्छा, इसी प्रोसेस में एक बहुत ही सेंसिटिव इशू आता है हथकड़ी का। हाँ। हमने न्यूज में या वैसे भी कई बार देखा है कि पुलिस आरोपियों को हथकड़ी लगाकर सड़कों पे ले जाती है, लेकिन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन का जो जजमेंट है वो इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाता है। हाँ, ये फैसला सीधे इंसान के सम्मान और डिग्निटी से जुड़ा है। कोर्ट का ये मानना है कि जब तक किसी पर जुर्म साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है। बिल्कुल। तो उसे जानवरों की तरह बांधकर सड़कों पर घुमाना उसकी गरिमा के खिलाफ है। इसलिए हथकड़ी का रूटीन इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। तो फिर हथकड़ी लगा कब सकते हैं? सिर्फ तब जब इस बात का कोई बहुत ठोस अंदेशा हो कि आरोपी भाग सकता है या वो हिंसक होकर खुद को या पुलिस को नुकसान पहुंचा सकता है। और क्या इसका भी कारण लिखना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। ये शक भी अधिकारी को लिखित में दर्ज करना ही होता है। बाप रे, हर चीज लिखित में? और महिलाओं की गिरफ्तारी के मामले में भी तो कुछ सख्त नियम है ना? हाँ, बहुत सख्त नियम है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब रात में अरेस्ट नहीं हो सकता? लेकिन अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी आ जाए तो? अगर कोई बहुत ही असाधारण परिस्थिति है जहां अरेस्ट करना तुरंत जरूरी है, तो एक महिला पुलिस अधिकारी को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी JMFC को लिखित रिपोर्ट सौंपकर एक विशेष अनुमति लेनी होती है। मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। जरा इस पूरी प्रक्रिया को एक आयोग के नजरिए से सोचिए। ठीक है। अगर पुलिस किसी बहुत ही खतरनाक गैंग का भंडाफोड़ कर रही है जहां टाइम बहुत कम है, ऐसे में गवाह ढूंढो, मेमो पर साइन करवाओ, हथकड़ी क्यों नहीं लगा रहे इसका कारण लिखो, और अगर रात हो गई है तो मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखड़ाओ। क्या ये इतनी सारी ब्यूरोक्रेसी, इतनी कागजी कार्रवाई एक अर्जेंट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार को बहुत धीमा नहीं कर देती? देखिए, सरफेस से देखने पर यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही बोझिल और स्लो लग सकती है, लेकिन लीगल टर्म्स में इसे डिजाइन्ड फ्रिक्शन कहा जाता है। डिजाइन फ्रिक्शन मतलब जानबूझकर पैदा की गई रुकावट। एग्जैक्टली। राज्य द्वारा किसी इंसान की आजादी छीनना एक बहुत ही एक्सट्रीम कदम है। अगर इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, पेपर वर्क करना पड़ता है, तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि पुलिस रिफ्लेक्स एक्शन में या गुस्से में आकर किसी बेगुनाह को जेल में ना डाल दे। अच्छा, मतलब स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी जरूरी है। बिल्कुल। तेज जांच से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम का कोई मिसयूज ना हो। ये तो एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब रफ्तार को धीमा करना ताकि न्याय एकदम सटीक हो सके। हाँ, और मान लेते हैं कि गिरफ्तारी हो गई, व्यक्ति पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। यहां से ना एक नई टिक टिक करती घड़ी शुरू होती है। धारा 57 और 58 के तहत 24 घंटे का नियम, द 24 आवर रूल। हाँ,
और मैं बता दूं कि ये नियम केवल बीएनएसएस का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज 2 से आता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। बिल्कुल, पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अपने कस्टडी में नहीं रख सकती। और क्या इसमें ट्रैवल टाइम इंक्लूडेड है? नहीं, इसमें अरेस्ट की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक जाने का जो यात्रा का समय है वो शामिल नहीं है। लेकिन उस ट्रैवल टाइम के अलावा एक भी मिनट ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं इसे एक सिंड्रेला रूल की तरह देखता हूँ। सिंड्रेला रूल? वो कैसे? जैसे कहानी में ठीक आधी रात होते ही वो जादू खत्म हो जाता है ना, और शाही बग्घी वापस कद्दू में बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक वैसे ही 24 घंटे पूरे होते ही आयोग की वो सारी एक तरफा पावर खत्म हो जाती है। अब वो आदमी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि अदालत के अधिकार में आ जाता है। बहुत ही सही एग्जाम्पल दिया आपने। और बताए ये टाइम लिमिट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेशन का जो माहौल होता है वो नेचुरली बहुत डरावना होता है। हाँ, वो तो है। एक इंसान जो पूरी दुनिया से कट गया है, उस पे जुर्म कबूल करने का भारी साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रेशर हो सकता है। सही बात है। तो 24 घंटे के भीतर उसे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑफिसर यानी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का मतलब है कि एक निष्पक्ष रेफरी ये देख सके कि जांच सही तरीके से चल रही है या नहीं, कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा। और जब ये 24 घंटे का सिंड्रेला रूल खत्म होता है तो प्रोसेस का अगला स्टेज शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं रिमांड। सेक्शन 187 के तहत हाँ, रिमांड हुई है। तो वो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आरोपी को वापस उनकी कस्टडी में रखने का टाइम दिया जाए। लेकिन यहाँ भी मजिस्ट्रेट आंख बंद करके टाइम नहीं दे सकता। यहाँ पहले 15 दिन का नियम लागू होता है। ये 15 दिन का नियम क्या है? शुरुआती रिमांड में जब पुलिस आरोपी से सीधे पूछताछ करना चाहती है तो पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिनों के लिए ही दी जा सकती है। यहाँ ना मुझे लगता है पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत यानी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल। तो जब व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होता है तो वो थाने के लॉकअप में रहता है। हाँ, और जांच अधिकारी उससे जब चाहे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है, जो सीधे अदालत के कंट्रोल में है। एकदम सही। वहां पुलिस ऑफिसर, जेलर और कोर्ट की परमिशन के बिना जाकर पूछताछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही समझाया आपने। और इसी डिफरेंस को क्लियर करते हुए केएस पलानीचामी और स्टेट वर्सेस धर्मन के जो केसेस हैं वो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। इन फैसलों में क्या कहा गया था? इन केसेस ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि गिरफ्तारी के बाद के शुरुआती 15 दिन बीत जाने के बाद किसी भी हालत में मजिस्ट्रेट के पास पुलिस कस्टडी देने की कोई पावर नहीं बचती। मतलब 15 दिन के बाद पुलिस कस्टडी मिल ही नहीं सकती? नहीं मिल सकती। उसके बाद आरोपी केवल जुडिशियल कस्टडी में ही रहेगा, जो कि क्राइम की सीरियसनेस के हिसाब से टोटल 60 या 90 दिनों तक चल सकती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर पुलिस किसी बहुत ही बड़े अंतर्राज्यीय घोटाले की जांच कर रही है या कोई बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है, जहां उन्हें हजारों बैंक अकाउंट खंगालने हैं, अलग अलग शहरों में जाके सबूत जुटाने हैं, ऐसे केसेस में क्या पुलिस के लिए 15 दिन का टाइम बहुत कम नहीं है? लगता तो है। तो क्या इस कड़े नियम की वजह से कोई बहुत पेचीदा जांच अधूरी नहीं रह जाएगी? देखिए, जांच अधूरी नहीं रहती, बस जांच का तरीका बदल जाता है। वो कैसे? 15 दिन की जो लिमिट है ना, वो इसलिए रखी गई है क्योंकि पुलिस कस्टडी आरोपी के लिए सबसे नाजुक टाइम होता है। वल्नरेबल टाइम। हाँ, इन्फिनिट टाइम तक किसी को थाने में रखकर लगातार पूछताछ करना मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का रूप ले सकता है। सही बात है। तो 15 दिन का समय पुलिस को मेन एविडेंस और शुरुआती डिटेल्स जुटाने के लिए इनफ माना जाता है। और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो व्यक्ति जेल में यानी जुडिशियल कस्टडी में रहता है, और अगर आयोग को कोई नई क्लू मिलती है और उसे फिर से पूछताछ करनी है तो वो कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेकर जेल के अंदर जाकर पूछताछ कर सकता है। ओह, गॉट इट। अच्छा, इस पूरी रिमांड प्रक्रिया में ना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उभर कर आता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का तरीका। आज के डिजिटल टाइम में जब सब कुछ वीडियो कॉल या जूम पर हो सकता है, तो क्या आरोपी को सच में फिजिकली कोर्ट ले जाने की जरूरत है? एम सामशिवयाओ का जो केस है ना, वो इस सवाल का एकदम सटीक जवाब देता है। अदालत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब बात रिमांड बढ़ाने की हो तो आरोपी की फिजिकल प्रेजेंस यानी शारीरिक उपस्थिति ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसका रीजन बड़ा सीधा सा है। क्या? अगर पेशी सिर्फ एक वीडियो स्क्रीन पर हो रही है
तो जज साहब ये कैसे देख पाएंगे कि कैमरे के फ्रेम के बाहर कोई पुलिस वाला बंदूक ताने खड़ा है या नहीं? बिल्कुल सही। या फिर आरोपी के शरीर पर कहीं कोई चोट के निशान तो नहीं है जो कपड़ों से या कैमरे के एंगल से छुप गए हों? एग्जैक्टली। जब इंसान साक्षात कोर्ट में खड़ा होता है तभी वो निडर होकर मजिस्ट्रेट को बता सकता है कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं। लेकिन क्या इसकी कोई अपवाद है, मतलब कोई एक्सेप्शन? हाँ, कानून कुछ एक्सेप्शंस मानता है। बुद्ध सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कोर्ट ने माना कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है या शहर में दंगे भड़क गए हैं या व्यक्ति को कोई बहुत सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है तो फिजिकली पेश न कर पाने के कारण रिमांड को इलीगल नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर कोई आयो मैजिस्ट्रेट से ये कहे कि सर हमें कोर्ट तक आने के लिए सरकारी गाड़ी नहीं मिली या आरोपी को लाने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट अवेलेबल नहीं था, तब क्या होगा? हाँ, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बहानों को तो अदालत सिरे से खारिज कर देती है। मतलब ये कोई वैलिड रीजन नहीं है? बिल्कुल नहीं। रिमांड को ऐसे रूटीन तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता। आयोग को अपनी केस डायरी में ये साफ साफ लिखना होता है कि उसे और टाइम क्यों चाहिए। जैसे कि उसे अभी वो हथियार रिकवर करना है जिससे मर्डर हुआ था, या किसी दूसरे को अक्यूज्ड की पहचान करवानी है। ऐसे स्पेसिफिक कारण देने होते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक ये तो समझ लिया कि कानून की किताबें और नियम क्या कहते हैं। हाँ, लेकिन देखिए, जब इंसान काम करते हैं तो गलतियां भी होती हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस में जांच अधिकारी से कोई चूक हो जाए, कोई छोटा मोटा नियम टूट जाए, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? क्या पूरी की पूरी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी हो जाती है? इसका जवाब ना इस बात पे डिपेंड करता है कि गलती के पीछे मंशा क्या थी, इंटेंट क्या था। मंशा? हाँ, अगर मंशा ही दुर्भावनापूर्ण थी, मतलब मैलिशियस थी, तो परिणाम बहुत सीरियस होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के का मामला। ओहो, ये तो बहुत ही फेमस केस है। लॉ स्टूडेंट्स को ये केस बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। इस मामले में पुलिस ने एक सिटिंग विधायक भीम सिंह जी को गिरफ्तार किया था और जानबूझकर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से बचाते रहे। उन्हें गुप्त जगहों पर रखा गया था। और इसके पीछे का रीजन कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं था। तो क्या था? पुलिस की मंशा ये थी कि भीम सिंह को विधानसभा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में वोट डालने से रोका जाए। ओह, मतलब ये तो सीधे तौर पर एक नागरिक के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का मर्डर था। बिल्कुल। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे कोई छोटी मोटी प्रक्रियात्मक गलती नहीं माना, बल्कि आजादी पर सीधा हमला माना। फिर कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? अदालत ने राज्य सरकार को इस इलीगल डिटेंशन के लिए भारी मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। तो मतलब अगर राइट्स को कुचलने के लिए जानबूझकर प्रोसेस तोड़ी गई है तो वो पूरी तरह से अवैध है। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि गलती बस एक छोटी सी क्लरिकल मिस्टेक है, एक साधारण प्रशासनिक चूक। वहां कानून का देखने का नजरिया अलग होता है। राहुल गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जो केस है वो इसे बहुत अच्छी तरह क्लियर करता है। इस केस में क्या हुआ था? इसमें ना रिमांड की अवधि पूरी होने पर मजिस्ट्रेट को कस्टडी बढ़ाने का एक नया ऑर्डर फ्रेश पेपर पर लिखना था। लेकिन जल्दबाजी में या बस गलती से मजिस्ट्रेट साहब ने वो ऑर्डर पुराने वारंट के पीछे ही लिख दिया, रिवर्स साइड पर। अच्छा, इससे हम रोजमर्रा की जिंदगी के एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको सही बीमारी की एकदम सही दवा दी, लेकिन पर्चे पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी। हाँ, इससे आपका इलाज थोड़ी बदल जाता है। एकदम सही। अदालत ने भी इसे सुधारी जा सकने वाली अनियमितता यानी क्यूरेबल इर्रेगुलरिटी माना। सिर्फ इसलिए कि ऑर्डर वारंट के पीछे लिखा गया था, पूरी की पूरी रिमांड अवैध नहीं हो गई। राइट। इसी तरह अगर किसी बहुत ही जेन्युइन कारण से आरोपी फिजिकली पेश नहीं हो पाया, लेकिन आयोग ने केस डायरी में रिमांड बढ़ाने के ठोस कारण दिए हैं और मजिस्ट्रेट संतुष्ट है, तो उसे लाइलाज अवैधता नहीं माना जाता। मतलब भीम सिंह वाले केस में जो हुआ वो गलत दवा देने जैसा था जो जानलेवा साबित हो सकता है। हाँ, और राहुल गुप्ता वाले केस में जो हुआ वो सिर्फ एक टाइपो था। बिल्कुल। न्यायपालिका मेनली ये देखती है कि क्या प्रोसेस की गलती से आरोपी के साथ वास्तव में कोई अन्याय हुआ है। अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है तो सिर्फ छोटी मोटी कागजी गलतियों के बेसिस पर किसी गंभीर क्रिमिनल को रिहा नहीं किया जा सकता। बहुत खूब। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बीएनएसएस के तहत एक जांच अधिकारी का काम एक बहुत ही पतली और तंग रस्सी पर चलने जैसा है। एक टाइट रोप वॉक है। बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल बैलेंस है। एक तरफ उस पर प्रेशर है कि वो तेजी से सबूत जुटाए, अपराधी को पकड़ें और सोसाइटी को सेफ रखे, लेकिन दूसरी तरफ
उसे हर कदम पर यह प्रूफ करना होता है कि उसने अपनी पावर का कोई मिसयूज नहीं किया है। एकदम सही कहा आपने। एक छोटा सा भी कदम अगर गलत मंशा से उठाया गया तो पूरा का पूरा केस अदालत में गिर सकता है या अधिकारी खुद कटघरे में खड़ा हो सकता है। ये जो चेकलिस्ट, मेमो, 24 घंटे की लिमिट और फिजिकल पेशी है ना, ये सारे रूल्स उसी रस्सी पर बैलेंस बनाने के लिए दिए गए डंडे की तरह हैं। सही बात है। और आज हमने ये भी देखा कि इस पूरे सिस्टम में किसी इंसान को पुलिस की ज्यादती या मनमानी से बचाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है शारीरिक रूप से जज के सामने खड़ा होना और कागजी मेमो। बिल्कुल। एक इंसान का साक्षात एक इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रेट की आंखों के सामने आना ही उसकी सेफ्टी की सबसे बड़ी गारंटी है। हाँ, फिजिकल प्रेजेंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन सोचिए, ये पूरी व्यवस्था आज के टाइम के हिसाब से बनी है। भविष्य में जब तकनीक पूरी तरह से न्याय प्रणाली पर हावी हो जाएगी, मान लीजिए जब एआई निगरानी वाले पूछताछ कक्ष होंगे। ओहो, एआई मॉनिटर्ड। हाँ, ऐसे इंटरोगेशन रूम्स जो दिल की धड़कन, पसीना और आंखों की पुतलियों का डेटा रिकॉर्ड करेंगे, या जब आरोपियों को ऐसे बायोमेट्रिक ट्रैकर्स पहनाए जाएंगे जो उनका रियल टाइम डेटा सीधे मैजिस्ट्रेट के डैशबोर्ड पर भेजेंगे। ये तो बहुत ही साइफाई लग रहा है। लेकिन मुमकिन है। तो तब क्या किसी इंसान को फिजिकली कोर्ट ले जाने की ये जो सदियों पुरानी परंपरा है वो खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर न्याय व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल और वर्चुअल हो गई तो क्या हमारे ये मानवाधिकार एक कंप्यूटर कोड और एल्गोरिदम में उतने ही सेफ रह पाएंगे जितने वे आज एक सतर्क जज की आंखों के सामने हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। श्रोताओं, इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य में हमारे पूरे लीगल सिस्टम के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।